मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। कक्षा 11 भारत स्थिति यानी कि ज्योग्राफी भूगोल। ठीक है गाइज, तो कक्षा 11 का चैप्टर चल रहा है आपका फर्स्ट। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन आंसर जो चैप्टर मैंने आपको करा दिया गया है और उसके क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपका चैप्टर का नेम है भारत, लोकेशन यानी कि इंडिया, हिंदुस्तान, इंडस। ठीक है, लोकेशन स्थिति यानी कि उसकी स्थिति के बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है गाइज, फर्स्ट है। ठीक है, तो इसके विषय में हम देख रहे हैं, जान रहे हैं। क्वेश्चन है आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। ठीक है, और विस्तार पूर्वक क्वेश्चन है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संबंध में प्रासंगिक है। तो देखिए, आंसर नंबर है आपका ग। ठीक है, ये वाला आंसर है जो आपका नीचे दिया है, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट। ये इसको डिग्री पढ़ते हैं, जो कोमा लगा है इसको 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि इसको मिनट का साइन है, ये आपका मिनट का साइन है और ये डिग्री का साइन है। ठीक है, इनकी दोनों में अंतर होता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, यानी कि ये भारत की स्थिति है। ठीक है, संपूर्ण भूमि यानी कि भारत की संपूर्ण भूमि इस लोकेशन में आ जाती है। ठीक है, अब देखते हैं अक्षांशीय विस्तार है, ये और ध्यान रखेंगे। कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि, तो ये अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरीय है। देशांतर की बात करेगा तो वो आगे करेगा अगले क्वेश्चन में। तो अक्षांश यानी कि अक्षांश के बारे में ध्यान रखेंगे, देशांतर अलग है। अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ठीक है गाइज, तो ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल कंपटीशन में आता है। IAS, PCS, रेलवे, SSC, लोअर सबऑर्डिनेट, स्टेनो एग्जाम, ऑल कंपटीशन एग्जाम, एनी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है गाइज, BHU हो, बनारस यूनिवर्सिटी हो, वनस्थली हो, या आपके लड़कियों का संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय हो। ठीक है, सरस्वती विद्या मंदिर हो, जो एंट्रेंस परीक्षाएं होती हैं ऑल कंपटीशन में ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ठीक है गाइज, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सभी क्लास की यानी कि 6 से लेकर 12 तक की हर कंपटीशन में आता है। ठीक है गाइज, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अपने नोट्स बनाएंगे। आगे चलते हैं, विकल्प वाले क्वेश्चन चल रहे हैं ये आपके। ठीक है गाइज, इस चैप्टर के। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो यानी कि सबसे लंबी का मतलब है स्थल। स्थल मीन्स होता है लैंड, लैंड मीन्स लंबी। ठीक है, यानी कि सॉरी, लैंड मीन्स जमीन, यानी कि स्थलीय मतलब भूमि, जो भूमि पर चलने वाली यानी कि सीमा। तो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा यानी कि भूमि वाली सीमा, एक जलीय सीमा होती है, एक स्थलीय सीमा होती है, एक वायु सीमा होती है। 3 प्रकार की हमारी सीमाएं होती हैं। ठीक है गाइज, कुछ नेचुरल सीमाएं होती हैं, कुछ नेचुरल का मतलब प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त हैं, जैसे कि नदी के द्वारा, नाले के द्वारा, समुद्र के द्वारा, तो ये नेचुरल सीमाएं हो गई। और मैन मेड सीमाएं हैं, जो हम बांट लेते हैं कि भाई यहाँ से आपका इंडिया रहेगा, यहाँ से पाकिस्तान रहेगा, या यहाँ से आपका घर है, यहाँ से हमारा घर है। तो ये होती हैं मैन मेड निर्मित सीमाएं। ठीक है गाइज, आप ध्यान रखेंगे। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है आपकी बांग्लादेश के साथ। तो देखिए, फर्स्ट आंसर आपका सही है, किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ। पाकिस्तान के साथ भी नहीं है, चीन के साथ भी नहीं है, म्यांमार के साथ। तो गाइज, आपको केवल एक ही आंसर ध्यान रखना है, किस देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा है, बांग्लादेश। तो बस बांग्लादेश याद रखेंगे। ऑल कंपटीशन, ऑल एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, मैंने आपको बता दिया, आप तुरंत आँख मीच के टिक मार देंगे, 1 नंबर आपका पक्का है। ठीक है गाइज, कोई आपका काटने वाला नहीं है, सिलेक्शन आपका रोकने वाला नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। यानी कि क्षेत्रफल मतलब एरिया, इंग्लिश में इसको एरिया कहते हैं, भारत से, इंडिया से बड़ा है। ठीक है गाइज, तो देखिए फ्रांस,
मिस्र, ईरान, चीन। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है, क्षेत्रफल में भारत से बड़ा कौन है? यानी कि फ्रांस भी नहीं है, मिस्र भी नहीं है, ईरान भी नहीं है, चीन है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? चीन। तो चाइना हमारे भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। ठीक है गाइज, यानी कि एरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं सारे। निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? मानक मतलब एक स्टैंडर्ड, मानक मीन्स स्टैंडर्ड, यामोत्तर मतलब मेरिडियन। इंग्लिश में मानक स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है, यानी कि हमारी भारत मानक समय निर्धारित रेखा, भारतीय समय निर्धारक रेखा। ठीक है गाइज, तो वो हमारी कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है गाइज, ऑल कंपटीशन, ऑल एग्जाम, ऑल एंट्रेंस एग्जाम, ऑल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, सब में क्वेश्चन आने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइज, नोट्स बना के आप याद करेंगे, नोट्स बना के लिख लिख के याद करिएगा। ठीक है गाइज, और वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, और जब स्टार्ट कर दें तो गाइज मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, पूरी वीडियो देखा करें। कोई कमी है तो मुझे आप कमेंट के द्वारा मुझे भेज सकते हैं, मैं उसको करेक्शन करूँगा, सुधारूँगा। ठीक है गाइज, मुझे अपनी गलती का एहसास होगा, वो मुझे स्वीकार होगी। ठीक है, लेकिन आपके कमेंटों का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो देखिए गाइज, राइट आंसर है इसका ये, यानी कि राइट आंसर आपका गौ। तो गौ में यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। तो ये आपकी भारत की मानक स्टैंडर्ड रेखा है, मानक यामोत्तर है। ठीक है गाइज, तो इसका ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है अक्सर बच्चों से कंपटीशन में, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। जो ज्योग्राफर हैं, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, तो इंटरव्यू में यानी कि भारत की मानक स्टैंडर्ड रेखा का नाम बताइए, या उसको किस नाम से पुकारा जाता है, कितने डिग्री है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक को आप पार नहीं करेंगे? यानी कि अगर आप सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड, तो हम राजस्थान यात्रा कहाँ कर रहे हैं? हम ट्रैवलिंग। तो ट्रैवलिंग हमारी चल रही है, स्टार्टिंग हो रही है राजस्थान से। राजस्थान से कहाँ जा रहे हैं? नागालैंड। तो नागालैंड यानी कि इस बीच में हमें कौन सी नदी पार करनी नहीं पड़ेगी? तो देखते हैं, यमुना, यमुना पार करनी पड़ेगी। ठीक है गाइज, राजस्थान से चले आप नागालैंड, यानी कि सिंधु, सिंधु भी पार, सिंधु देखते हैं, सिंधु भी, ब्रह्मपुत्र नहीं पार करनी पड़ेगी, पार करनी पड़ेगी मतलब गंगा भी पार करनी पड़ेगी। तो गाइज देखिए, 3 नदियां हैं जो हमें पार करनी पड़ेंगी राजस्थान से नागालैंड जाते समय, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना। तो ये 3 पार करनी पड़ेंगी, और एक जो पार करनी नहीं पड़ेगी वो कौन सी है? सिंधु। अब सिंधु नदी कहाँ है? उत्तर में है। ठीक है गाइज, तो ये राइट आंसर आपका सिंधु नदी खो वाला है, ये हमको पार नहीं करनी पड़ेगी, सिंधु। ठीक है गाइज, तो ध्यान रखेंगे, लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा सकता है। राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करते समय हमने निम्नलिखित में से कौन कौन सी नदियां पार करनी पड़ेंगी? एक नदी नहीं पार करनी पड़ेगी, 3 पार करनी पड़ेंगी, सीरीज बना देंगे। ठीक है, तो यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा ये पार करनी पड़ेंगी, सिंधु नदी पार करनी नहीं पड़ेगी। तो वो दे देगा ऑप्शन की कौन सी पार करनी पड़ेंगी, कौन सी नहीं। ठीक है गाइज, तो क्वेश्चन आंसर कैसे भी घुमा सकता है, एग्जामिनर का दिमाग है। तो आपको केवल ध्यान रखना है गाइज, दोनों तरीके से तैयार रहना है रणभूमि में। ठीक है, साम दाम दंड भेद। आगे चलते हैं। अब देखिए गाइज, ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपके चालू हो रहे हैं, इसके लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। तो देखिए गाइज, शॉर्ट विकल्प वाले आपके 4-5 क्वेश्चन थे, और बीच में मैं आपको बताते रहता हूँ। अब निम्नलिखित प्रश्नों का जो उत्तर है आपको 30 शब्दों में देना है, 30 से कम रह जाए, ज़्यादा ना हो। ठीक है गाइज, जितने शब्दों में क्वेश्चन आंसर मांगता है उतने ही शब्दों में हमें उत्तर देना होता है, ज़्यादा नहीं लिखना है। कम कम खाइए, अच्छा खाइए तो स्वस्थ रहेंगे। ज़्यादा खाएंगे गाइज तो आप परेशान रहेंगे, एसिडिटी हो जाएगी, बदहजमी हो जाएगी, खाना अपच हो जाएगा, खाना पचेगा नहीं। ठीक है, उल्टी सीधी डकारें आएंगी। तो इसलिए कम लिखिए, अच्छा लिखिए गाइज,
कोई भी कंपटीशन हो, एग्ज़ाम हो, आपका यूपी बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, आईसीएससी सीबीएसई बोर्ड हो, तो जितने लिमिट में आपको वर्ड्स मांगे गए उतने ही लिखिए, उनसे कम लिखिए, लेकिन डाटा अच्छा होना चाहिए। ठीक है गाइज, ज़्यादा लिखने का प्रयास ना करें, सटीक लिखें, अच्छा लिखें। ठीक है, तो सभी बोर्ड वाले ध्यान देंगे, यानी कि अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है गाइज, और आपको अपनी क्लास में, स्कूल में टॉप करना है। तो देखिए आज क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का भाग है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है? यदि हाँ तो आप ऐसे क्यों सोचते हैं? मानक स्टैंडर्ड मतलब जो रेखा है, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा। वास्तव में भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखिए, यानी कि भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता नहीं है। यदि एक से अधिक मानक समय होगा तो स्थानीय समय निर्धारण में कठिनाइयाँ आएंगी। मान लीजिए दिल्ली में कुछ और होगा, मुरादाबाद में कुछ और होगा, उत्तराखंड में कुछ और होगा, यूपी में कुछ और होगा, लखनऊ में कहीं और होगा। तो है ना कि अगर हम मानक स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है उसको हम अलग अलग निर्धारित कर देंगे तो समय निर्धारण करने में हमें कठिनाइयाँ होंगी। इसलिए हमारे देश की एक ही मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ठीक है गाइज, एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता केवल उन देशों को होती है जिनका पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक होता है। अब ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आपका ये 1 नंबर का निकल के आया है। अगर क्वेश्चन आता है कि एक से अधिक मानक स्टैंडर्ड जो रेखाएं होती हैं वो किन देशों को आवश्यकता होती है, तो देखिए गाइज, तो जिनकी पूर्व से पश्चिम, यानी कि पूर्व से पश्चिम विस्तार, उत्तर से दक्षिण नहीं, पूर्व से पश्चिम विस्तार अधिक होता है, लंबाई अधिक होती है। जैसे कि उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिला, एग्जाम्पल 4। ठीक है गाइज, तो आप ध्यान रखेंगे, यानी कि उधम सिंह नगर जिला जो है वो आपके लंबाई में ज़्यादा है, चौड़ाई में कम है। यानी कि लंबाई देखेंगे आप तो उधम सिंह नगर जिला रुद्रपुर से चलते चलते सीधे बिजनौर जिले में लग जाता है, कई सारे ज़िलों को अटैच करता है, बाउंड्री छूती है उसकी। ठीक है, यूपी के कई सारे ज़िले उससे टच होते हैं, तो उसकी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई उसकी कम है। तो आप ध्यान देंगे, उत्तराखंड का स्पेशल मैंने एग्जाम्पल दिया। तो हमारा जो रुद्रपुर जिला है जिसको हम उधम सिंह नगर कहते हैं, पूर्व नाम क्या था? रुद्रपुर, वर्तमान नाम क्या है? उधम सिंह नगर। आइए, उधम सिंह नगर नाम किसने रखा गाइज? क्वेश्चन में से आंसर में से क्वेश्चन निकलते रहते हैं। तो उधम सिंह नगर नाम किसने रखा? तो ये सुश्री मायावती बहन जी थी, जब मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश और यूपी 99। उससे पहले में जब आपके कई सारे ज़िले बनाए थे तो उन्होंने जो है रुद्रपुर का नाम उधम सिंह नगर किया था। अब उधम सिंह नगर नाम किनके नाम पर रखा हुआ? तो उधम सिंह कौन थे? एक अच्छे कर्मठ यानी कि कौन थे? क्रांतिकारी नेता नहीं कहेंगे, क्रांतिकारी योद्धा कहेंगे, जिन्होंने क्या करा था? उधम सिंह नगर ने एक वीरता का काम किया था। आप देख रहे हैं 13 अप्रैल 1919 का जो जलियांवाला बाग कांड हुआ, कहाँ? अमृतसर में, जो जनरल डायर ने कराया था। तो उसका बदला लेने के लिए वो कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। ठीक है गाइज, तो उन्होंने बैरिस्ट्री पास करी, लॉ पास किया और उसके बाद में पत्रकारिता का कोर्स किया और उन्होंने जनरल डायर को इंग्लैंड में जाके मारा था। ठीक है, जो भारतीय मारे गए थे, नृशंस हत्या हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, बहुत बड़ा कांड था। ठीक है गाइज, आप इसकी डिटेल में कभी फिर फुर्सत में बताऊंगा अभी, लेकिन मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि उधम सिंह नगर का नाम आया, इसलिए मैंने आपको इसको समझा दिया है। ठीक है गाइज, तो हम कम बैक अपने टॉपिक पर आते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल फॉर उधम सिंह नगर दिया, यानी कि इसकी लंबाई जिले की ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। तो पूर्व पश्चिम विस्तार जिस देश का या जिस भी देश का अच्छा ज़्यादा होगा उस देश में मेरिडियन यानी कि टाइम स्टैंडर्ड लाइनें जो हैं कई सारी होंगी। ठीक है गाइज, इंडिया को आवश्यकता नहीं है, यानी कि उसकी विस्तार भी सही है और लंबाई भी सही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में है जहाँ समय कटिबंध है। अब एग्जाम्पल दिया है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य यानी कि संयुक्त का मतलब है जुड़ा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड मतलब संघ है, तो संयुक्त है यानी कि ज्वाइंट है। जैसे ज्वाइंट फैमिली होती है, एकल फैमिली होती है, ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारी फैमिलियाँ होती हैं, तो वैसे ही हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका बना हुआ छोटे छोटे देशों से मिलकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है गाइज, जिसमें लगभग 46 देश आपके कंट्रीज आते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो ये आपकी कई सारी मेरिडियन वहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप विस्तार से समझ गए होंगे। ठीक है गाइज, एग्जाम्पल 4 भी समझ गए होंगे, आगे ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव हैं। अब देखिए, इफेक्ट फॉर भारत की तटरेखा। ठीक है गाइज, भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव हैं, तो प्रभाव देखते हैं। इफेक्ट फॉर क्या है आपका, भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूह सहित, यानी कि द्वीप जो होते हैं हमारे छोटे छोटे लैंड, छोटे छोटे भाग जो होते हैं पृथ्वी के। अब द्वीप की मैं डेफिनेशन भी बताऊंगा आपको गाइज, किसी को डेफिनेशन आती नहीं है कि द्वीप किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि द्वीप समूह क्या होते हैं या द्वीप क्या कहते हैं। ठीक है, खाली पढ़ लिया, सिलेबस पूरा कर लिया, बस हो जाता है कि काम पूरा हो गया है। ठीक है गाइज, लेकिन उसका मीन्स हमें समझ में नहीं आता है। तो चलिए चलते हैं। तो भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूह सहित, यानी कि उनको जोड़ने के बाद, तो 7516.6 किलोमीटर, यानी कि इतने किलोमीटर है। ठीक है गाइज, यानी कि इसको हम पॉइंट्स में पढ़ेंगे तो देखिए 7516.6 किलोमीटर है। देश के बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में लंबी तटरेखा समुद्री यातायात और पर्यावरणीय दृष्टि से लाभदायक है, यानी कि समुद्री मार्ग के लिए और जो है यानी कि पर्यावरणीय दृष्टि से लाभदायक है, क्योंकि हमारा इसमें जो है इकोनॉमी कंडीशन कम खपत होती है। ठीक है गाइज, सस्ता परिवहन होता है समुद्री मार्गों द्वारा। बड़े बड़े शिप जाते हैं जो लगभग एक छोटे से गांव की पूरी यात्रा, पूरा सब कुछ ले जा सकता है। शिप में इतनी कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो लंबी तटरेखा जहां एक और सस्ता जल यातायात प्रदान करती है, यानी कि सस्ता मतलब बहुत ही सस्ता जल यातायात। ठीक है गाइज, वहीं यह समुद्री संसाधनों जैसे मछली, अब संसाधन देखिए, संसाधन मतलब हमारे क्या क्या संसाधन है यहाँ से, समुद्री संसाधन जैसे मछली, खनिज तेल, ऑयल, बॉम्बे हाई, यानी कि बॉम्बे हाई में हमारा खनिज पेट्रोल निकाला जाता है, मोती, यानी कि जिसे हम डायमंड कहते हैं, हीरा, मोती आदि प्रदान करने स्थानीय जलवायु की दृष्टि से लाभप्रद होती हैं। ठीक है गाइज, यहाँ से हम खनन भी करते हैं कूपों द्वारा, यानी कि ड्रिल मशीन के द्वारा। तो ये तटरेखा आया। अब क्वेश्चन आपका बन जाएगा 1 नंबर का, IAS PCS ऑल कंपटीशन ऑल एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, SSC हो, या आपका जुडिकल हो, या आपका शॉर्ट हैंड हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, एनी एग्जाम, सबके लिए इम्पोर्टेंट। तो यानी कि संपूर्ण भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो गाइज बस यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, 6 की जगह 5, 4, 3, 2, इस टाइप से आपके विकल्प बन जाएगा। आप कन्फ्यूजन में रह जाएंगे कि कितने किलोमीटर है, बस एक ही कन्फ्यूजन कर देगा, या आगे की डिजिट कन्फ्यूजन हो जाएगी आपकी, 7 की जगह 6, 4, 5, 3, इस टाइप से कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखनी है 7516.6, दोनों टाइप से तैयार रहना, आपको दोनों प्रकार से क्वेश्चन का आंसर तैयार करना है। ठीक है गाइज, तो ये आपकी समुद्री तटरेखा हुआ, उसके प्रभाव हुए, इफेक्ट जाना आपने, सस्ती होती है, सस्ता साधन होता है, अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं। बस केवल समुद्री तटरेखा की संपूर्ण भारत की तटरेखा की लंबाई याद कर लो, और बाकी अपनी दृष्टि से लिख देंगे क्या क्या संसाधन है, सुलभ संसाधन है, ईजी है, मछली, खनिज तेल, मोती आदि यहाँ से हम निकालते हैं। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, देखिए गाइस, भारत का देशांतरीय फैलाव इसके लिए क्या किस प्रकार लाभप्रद है। यानी कि देशांतरीय, अभी हमने उससे पहले अक्षांशीय विस्तार के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार अलग होता है, देशांतरीय विस्तार अलग होता है। तो भारत का देशांतरीय फैलाव जो है, यानी कि विस्तार जो है, पश्चिम में गुजरात से लेकर, तो गुजरात से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब देखिए हम देशांतर, पहले अक्षांश पढ़ा था तो अक्षांश के बारे में, तो ये दोनों चीज़ें आपको कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू में भी बहुत पूछे जाते हैं गाइज। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश अर्थात कुल देशांतरीय विस्तार केवल 28 डिग्री 55 मिनट है देशांतरीय विस्तार। इतने कम देशांतरीय विस्तार के कारण ही भारत की एक मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। ठीक है, मानक स्टैंडर्ड रेखा जिससे हम टाइम नापते हैं। ठीक है गाइज, यह देशांतर रेखा देश के मध्य से गुजरती है, और कभी कभी क्वेश्चन आता है या इंटरव्यू में पूछा जाता है, कौन सी मेरिडियन, हमारे देश की मेरिडियन का नाम क्या है और कहाँ से वो गुजरती है, भारत के दक्षिण से, उत्तर से या बीच से। तो ये मिडिल से, बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है गाइज।
इसलिए देश को देश का मानक समय माना जाता है। वास्तव में यदि देश का देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक होता तब हमें कई मानक कटिबंधों की आवश्यकता होती। अब देशांतरीय विस्तार अधिक हो जाएगा तो बहुत सारे मानक कटिबंध बनाने होंगे, कई सारी मेरिडियन निर्धारित करनी होंगी, अलग अलग जोन का अलग अलग टाइम होगा। अतः देश का वर्तमान देशांतरीय फैलाव मानक समय की दृष्टि से लाभप्रद है। लाभप्रद का मतलब हमें ज़्यादा तिकड़मबाजी बढ़ानी नहीं पड़ती है। ठीक है गाइस, तो ध्यान रखेंगे, सारा डाटा याद करेंगे और नोट्स बनाएंगे। डाटा मेन इंपॉर्टेंट्स होता है। ठीक है, लैंग्वेज आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, लेकिन डाटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका, जबकि पूर्व में उदाहरणतः नागालैंड में सूर्य पहले उदय होता है, तो पूर्व साइड में नागालैंड में सूर्य सबसे पहले उदय होता है नागालैंड। ठीक है गाइज, ये आप देख रहे हैं, और पहले ही अस्त होता है, फिर कोहिमा और नई दिल्ली में घड़ियां एक ही समय क्यों दिखाती हैं? यह सत्य है कि भारत के पूर्व में सूर्य सब पहले उदय होता है। तो आप जब भी देखिए सूर्य उदय होने का टाइमिंग देखेंगे, टाइमिंग हमेशा देखना चाहिए, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, ये नहीं कि खड़े हो जाएं। ठीक है, सुबह को जब आप उठें तो सूरज को निहारें, देखें कहाँ से निकल रहा, क्या स्थिति है उसकी। आजकल शरद काल सूर्य हमेशा दो स्थिति चेंज होता है गाइज, आप ध्यान रखेंगे। एक तो सूर्य हमेशा दक्षिणायन होता है, यानी कि दक्षिण का मतलब दक्षिण दिशा में जाता है, और एक सूरज हमेशा उत्तर की दिशा में जाता है। तो इस समय सूरज हमारा दक्षिणायन है, दक्षिणायन का मतलब दक्षिण दिशा में जा रहा है। उत्तरी ध्रुव पर हमारी 6 महीने रात रहेगी और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने दिन रहेगा। ध्रुवों पे 2 ध्रुव है हमारे, उत्तरी ध्रुव और नॉर्थ ध्रुव, यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ठीक है गाइज, तो देखिए इस समय दक्षिणायन हो रहे हैं सूर्यदेव हमारे, तो धीरे धीरे हमें ठंड की तरफ अग्रसर हैं। तो सूर्यदेव आपको देखेंगे कि पहले उत्तर दिशा से निकलते थे, अब धीरे 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 उनकी दिशा चेंज हो जाएगी निकलने की। ठीक है गाइज, इस चीज़ को आप विशेष से ध्यान देखे करें। देखिए सुबह को उठ के, और सुबह का सूरज और शाम का सूरज विशेष रूप से देखना चाहिए हमें। ठीक है गाइज, उससे कई सारी परिस्थितियाँ और कई सारे आपके क्वेश्चन भी और कई सारी बीमारियां भी, हमारी डिजीज भी हल हो जाती हैं। और सूर्य से हमें एक सबसे बड़ा फ्री का हमें विटामिन डी मिलता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है और जो रिकेट्स नामक रोग से हमें बचाता है, जो डॉक्टर्स केमिकल के द्वारा पूरा करते हैं। और केमिकल खाना हमारी बॉडी के लिए स्वास्थ्यकर नहीं होता है, तो हमें केमिकल से बचना है और नेचुरल चीज़ों का लुत्फ उठाना है। तो सूर्य की पहली किरण, ठीक है गाइज, निकलते हुए सूरज की, यानी कि कम से कम 8 बजे तक 9 बजे तक विटामिन डी भरपूर मिलता है, तो आपको ज़रूर लेना है। ठीक है गाइज, तो पहले ही अस्त होता है। अब देखते हैं, घड़ियाँ समय दिखाती हैं क्योंकि घड़ियों के समय का निर्धारण केंद्रीय देशांतर अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी मानक यामोत्तर द्वारा होता है। तो घड़ियाँ हमारी मानक स्टैंडर्ड, वही मेरिडियन स्टैंडर्ड इंडिया की, उससे नापा जाता है। ठीक है गाइज, यही कारण है कोहिमा और नई दिल्ली में घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं, यानी कि देश का एक ही मेरिडियन से समय नापा जाता है। इसलिए आप पूरब में चले जाओ, पश्चिम में चले जाओ, दक्षिण में चले जाओ, आपको समय सब जगह घड़ियां एक ही समय दिखाएंगी इंडिया में। ठीक है गाइज, और जीएमटी से हमारे 5.5 घंटा आगे है। जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, उसकी फुल फॉर्म है, यानी कि जीएमटी जो वर्ल्ड की जीएमटी है, समय निर्धारित रेखा वर्ल्ड वाली, तो उससे हमारे 5.5 घंटे आगे है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में से कौन सा राज्य सर्वाधिक घनत्व वाला और कौन सा एक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है? यानी कि यहाँ से हम देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स होता है घनत्व। तो किस राज्य का डेंसिटी घनत्व ज़्यादा है और किस राज्य का डेंसिटी मतलब घनत्व कम है। ठीक है गाइज, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ, किस घर में ज़्यादा व्यक्ति हैं, किस घर में कम है। तो ज़्यादा का मतलब घनत्व ज़्यादा होगा और कम का मतलब कम होगा। ठीक है, तो वैसे ही हमें राज्यों का पता लगाना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं आगे। भारत स्थिति, यानी कि भारत की लोकेशन, चैप्टर का नेम है गाइज। तो आंसर देखते हैं। ठीक है, ये चैप्टर का पेज नंबर है, आपको आंसर नहीं है, इस पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं, उत्तर आपका ये है
इन राज्यों में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल। अब देखिए डेंसिटी, तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा 1 नंबर का क्वेश्चन है गाइस, अक्सर आता है कंपटीशन में, ऑल कंपटीशन, ठीक है, और आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। भारत के 29 राज्य हैं, 29 राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, कितने घर बने हुए हैं 1 किलोमीटर में। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी जनसंख्या घनत्व कहाँ मिलेगा आपको, पश्चिम बंगाल में। बहुत घना बसा हुआ, सांस लेना भी दूभर है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो 1128 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये आपको बॉक्स में दिखाया गया है। तो ये फॉर्मूला होता है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में हम जनसंख्या घनत्व निकालते हैं, ठीक है गाइज। और जनगणना भारत की हर 10 साल बाद होती है, ठीक है। जनगणना भारत की प्रथम 1991 में हुई थी, 51 में। अब हर 10 साल बाद जनगणना होती है। तथा सबसे कम घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम है गाइस, सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाला ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आपको बार बार कहूँ तो ऑल कंपटीशन आईएएस, यानी कि आईएएस सबसे बड़ा एग्जाम होता है, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, ठीक है, रेलवे, एसएससी और बाकी सब छोटे कंपटीशन हो गए, लेकिन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट से ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, ठीक है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब अक्सर आते हैं, ठीक है। आप कोई भी बुक ले लीजिए, ल्यूसेंट ले लीजिए, परीक्षावाणी ले लीजिए, या और भी कोई ले लीजिए, ये सारी बुक्स हैं आपकी कलेक्शन करके यहीं से नोट्स बना के तैयार की जाती हैं। इसलिए गाइज आपको बेसमेंट पक्का करना है, 6 क्लास से 12th क्लास तक अच्छी पढ़ाई करो और नोट्स बनाओ, आपको सारा कुछ यहीं अवेलेबल हो जाएगा। घूमने की ज़रूरत नहीं है, फालतू पैसा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कंपटीशन की तैयारी घर बैठे ही हो जाएगी, ठीक है, लेकिन मन में लगन होनी चाहिए, ठीक है गाइज। आगे चलते हैं। तटीय सीमाओं से संलग्न राज्य की पहचान कीजिए। तो तटीय सीग है, तटीय मीन्स होता है, तट मीन्स किनारा, जो सीमाओं से लगे हुए हैं। संलग्न का मतलब है लगना, संलग्न का मतलब लगा हुआ, ठीक है, यानी कि उससे जुड़ा हुआ है। तो तटीय सीमाओं पर स्थित राज्य निम्नलिखित है। तो तटीय सीमाओं के राज्य देखिए, अरब सागर की ओर। अब अरब सागर के जो किनारे हैं वो कौन कौन से हैं देखते हैं। तो अरब सागर के पास में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तो ये अरब सागर से लगे हुए राज्य हैं, ठीक है गाइज। 2 और 2 4 और 1 5 राज्य हैं, ठीक है। कभी कभी सीक्वेंस में भी पूछ लेता है, यानी कि कितने हैं, तो जनसंख्या पूछ लेगा, 5 4 6 ऐसे आपको विकल्प बना के आंसर दे देगा। तो आपने केवल ध्यान रखना 5। अरब सागर की ओर कितने हैं, 5 राज्य हैं। अब उनके नाम पूछेगा तो नाम पांचों के ध्यान होने चाहिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक है गाइज। बंगाल की खाड़ी की ओर, अब बंगाल की खाड़ी से कौन कौन से राज्य हमारे लगे हुए हैं, यानी कि टच करते हैं सीमा, तट उनके। तो तमिलनाडु आ जाए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य हैं गाइज, 4 राज्य है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। सीरीज में भी याद रखेंगे, यानी कि काउंटिंग में याद रखेंगे, 4 हैं, और नाम भी याद रखेंगे, ठीक है गाइज। सीरीज बिगाड़ देंगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, 4 राज्यों के नाम तो देंगे, 1 बढ़ा देंगे, 1 कम कर देंगे, 2 बढ़ा देंगे, 1 कम कर देंगे, ठीक है गाइज। इस टाइप से आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन आपने ध्यान से याद करने, लिख लिख के याद करने, बार बार सुबह को शाम को पढ़ो, सुबह को लिख के देखो, ठीक है गाइज, बार बार, जैसे हमें एग्जाम देखाते हैं। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अब चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो पश्चिम बंगाल से क्वेश्चन नंबर 5, पश्चिम से पूर्व की ओर स्थलीय सीमा वाले राज्यों का क्रम तैयार कीजिए। पश्चिम से, अब पश्चिम से हम चलते हैं पश्चिम दिशा में। अब पूर्व की ओर जिधर से सूरज नारायण जी निकलते हैं, सूर्यदेव निकलते हैं, अब उधर साइड में क्रम में चलते हैं। तो पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित स्थलीय सीमा वाले राज्य क्रम से इस प्रकार हैं। कश्मीर, अब देखिए कौन सा आ जाता है, कश्मीर, कश्मीर आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया, ठीक है गाइज, उत्तराखंड आ गया, जिसे हम यूके भी कहते हैं, उत्तरांचल भी कहते हैं, कई नामों से हमारा पुकारा जाता है। उत्तर प्रदेश आ गया, ठीक है, यूपी, बिहार, ठीक है गाइज, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे राज्य क्रम से हैं, ठीक है गाइज, जो पूर्व से यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर स्थलीय सीमा वाले राज्यों का क्रम है, ठीक है गाइज। आगे चलते हैं। तो देखिए गाइज, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये आपके यानी कि विकल्प वाले और लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपके
पूरे हुए हैं। ठीक है, इनको ध्यान से आप नोट्स बना लेना और नोट्स बना के लिख लिख के बार बार याद करना। वीडियो को पूरा देखा करें। जहाँ समझ में नहीं आ रहा मुझे कमेंट के द्वारा मुझसे बात करें, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है गाइज, आपके कमेंट मुझे स्वीकार हैं। ठीक है, ताकि मेरी गलती का भी पता चल जाए। आप ही बता सकते हैं गाइज। ठीक है, और वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, तो जिसको लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाते रहें दोस्तों में, इष्ट मित्रों में। ठीक है गाइज, तो जय हिंद, जय भारत।